गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अंकेक्षण के उद्देश्य, महत्व और सीमाएं। अंकेक्षण के उद्देश्य तीन उद्देश्य दे रखे हैं: मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और अन्य उद्देश्य। तो 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। फर्स्ट है मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य में हिसाब किताब की सत्यता, पूर्णता और नियमानुकूलता का ज्ञान प्राप्त करना होता है। यदि अंकेक्षण ज्ञान प्राप्त हो कि लेखा पुस्तकों में किए गए लेखे सत्यता को प्रकट करते हैं और यह ज्ञान प्राप्त कराता है, यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता कि लेखा सब प्रकार पूर्ण एवं नियमानुकूल है, तो अंकेक्षण मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करता हुआ नहीं माना जाता। इसका मेन जो आपको लिख के आना पेपर के अंदर, मेन आप एक ही लाइन लिख के आ जा सकते हो कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है खातों की सत्यता, पूर्णता, नियमानुकूलता के अनुरूप बने हैं या नहीं बने हैं, इस बात का पता लगाना। तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसके? मुख्य उद्देश्य है, इसकी लास्ट लाइन जो है, खातों की सत्यता, पूर्णता, नियमानुकूलता का ध्यान रखना। दूसरा है इसके सहायक उद्देश्य। अंकेक्षण के सहायक उद्देश्य 2 हैं, 3 प्रकार के हैं: त्रुटियों को ढूंढना, अशुद्धियों का पता लगाना, छल कपटों का पता लगाना। सहायक उद्देश्यों में 3 प्रकार के उद्देश्य हैं। पहला है त्रुटियों का पता लगाना। त्रुटियां 5 प्रकार की होती हैं: भूल की अशुद्धियाँ, लेखे की अशुद्धियाँ, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, दोबारा लिखी जाने वाली अशुद्धियाँ। इनको एक्सप्लेन कर रखा नीचे, वह वैसे बता देती हूँ आपको। भूल की अशुद्धियाँ होती हैं जैसे कि यदि कोई व्यापारी कोई लेन देन है उसको लिखना ही भूल गया है। आपकी बुक्स में एग्जाम्पल दे रखा है, यदि हमने रमेश से 300 रुपये का माल खरीदा और अपनी पुस्तकों में इस लेन देन का कोई लेखा नहीं किया है, तो इससे तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल तो जाएगा, लेकिन दोनों पक्षों में 300 रुपये की अशुद्धि रह जाएगी क्योंकि ये एंट्री लिखने से रह गई है। तो ये है आपकी भूल की अशुद्धि। दूसरी अशुद्धि होती है लेखों की अशुद्धि। लेखों की अशुद्धि में होएगा कि रकम जो है उल्टी लिख दी हो। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, महेश से 5400 रुपये का माल खरीदा और हमने किताबों में 4500 रुपये लिख दिए, दोनों ही तरफ, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो इसे जो है तलपट 900 रुपये से अफेक्टेड रहेगा। तो ये आपकी दूसरी अशुद्धि है। ये भी पता लगाना होता है ऑडिटर को। तीसरी टाइप की अशुद्धि है छल कपटों का पता लगाना। तीसरी है इसमें अब क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ होती हैं, एग्जाम्पल दे रखा बुक्स में, महेश के खाते में 200 रुपये के स्थान पर 20 रुपये डेबिट कर दिए, विनोद के खाते में 20 रुपये डेबिट करने के स्थान पर 200 रुपये डेबिट कर दिए। तो ये अशुद्धि है जो कंपनसेटरी, एक गलती दूसरी गलती को समाप्त कर देती है। एक गलती का इफेक्ट से दूसरी गलती का इफेक्ट समाप्त हो जाता है। जैसे कि इसमें आपका महेश के खाते में 200 रुपये के स्थान पर 20 रुपये डेबिट कर दिए और विनोद के खाते में 20 रुपये डेबिट करने के स्थान पर 200 रुपये डेबिट कर दिए, तो खाते अनअफेक्टेड रहेंगे, तलपट मिलेगा आपका, लेकिन गलत होगा। इसके बाद है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ में होंगे जब आपने प्रिंसिपल्स, जो आपके 3 प्रिंसिपल हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, उनके लिखित रूप में लिखने में गलती करी है। तो जैसे कि भवन के विस्तार के लिए 1000 रुपये खर्च करे और उन्हें रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसी प्रकार भूमिपति को 500 रुपये किराए के दिए और उन्हें किराए के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये गलतियां हैं जो हैं सैद्धांतिक गलतियां हैं, इनको एडिट करना चाहिए। इसे तलपट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाते जो हैं वो गलत होते हैं। इसके बाद है दोबारा लिखे जाने वाली अशुद्धियाँ। दोबारा लिखे जाने वाली अशुद्धियों में होंगे जैसे कि मोहन से 1000 रुपये प्राप्त हुए और उसको लेखा पुस्तकों में 2 बार लिख दिया जाए, 2 ही बार मोहन के अकाउंट में मोहन के खाते में लिख दिए जाए वो 1000 रुपये बार बार,
तो इससे क्या होगा, तलपट तो आपका सेम रहेगा, तलपट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, ऑडिट के अकॉर्डिंगली वो खाते गलत होंगे। तो ये कई प्रकार की अशुद्धियाँ थी, विद एग्जांपल्स बता रखी हैं आपको, मैंने बता दी हैं, इनको आप एक बार खुद भी पढ़ लेना। इसके बाद है अशुद्धियों का पता कैसे लगाया जाए। पहला तरीका है अशुद्धियों का पता लगाने के लिए तलपट के जोड़ की जांच करना। तलपट न मिलने के कारण उसके जोड़ में अशुद्धि हो सकती है। अगर खाते गलत होगा तो तलपट के जोड़ नहीं मिलेंगे। नंबर 2 है अंतर की राशि का पता करना। उसके बाद अंतर की राशि का पता करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड में कितने रुपए का अंतर है। इसके बाद है अंतर की राशि का आधा करना। जो भी अंतर की राशि है, मान लीजिए डेबिट साइड का बैलेंस जो है आपका वो आ रहा है 100 रुपये, और क्रेडिट साइड का अंतर आ रहा है आपका, मान लीजिए 200 रुपये अंतर आ रहा है। तो अब जो है अंतर की राशि कितनी है, 100 रुपये है, एक तरफ का 100 है, दूसरे का 200 है, तो उसका आधा कर दिया आपने, 50 हो गया। अगर अंतर की राशि का आधा कर देते हैं, ये कह रहे हैं अगर अंतर की राशि का आधा कर देना चाहिए, करके देखना चाहिए कि इसके बराबर कोई मत तो नहीं है। 50 रुपये जैसे निकला, उसमें 50 रुपये के बराबर आप देख लीजिए कोई मत आइटम ऐसी तो नहीं है जो आपने गलत लिखी हो एक तरफ, उसकी वजह से भी जो है अकाउंट आपके नहीं मिलेंगे। यदि अंतर तभी भी नहीं मिलता है तो जो अंतर की राशि है उसको 9 से भाग करके देख लेना चाहिए। यदि 9 से वो पूरा भाग हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि जो गलती है अंकों को उलटफेर से हुई है, यानी 450 की जगह 540 लिख दिया गया है इस तरीके से। तो ये तीसरा तरीका आपका। इसके बाद जर्नल की जांच की जाती है। जर्नल में लिखी गई समस्त प्रविष्टियों की जांच करके देखा जाता है कि सभी प्रविष्टियां को लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। सहायक बहियों की जांच की जाती है, जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं आपकी, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक इत्यादि, इन सब के जोड़ों की जांच करनी चाहिए। सहायक बहियों की लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं उसकी जांच करनी चाहिए। खातों की शेषों की जांच करनी चाहिए। प्रारंभिक लेखों की जांच करनी चाहिए। गत वर्ष के तलपट से मिलान करना चाहिए। ये काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि अशुद्धि कौन सी है और किस प्रकार हुई है। तीसरा है छल कपटों का पता लगाना। जो गलतियां होती हैं जो अपने ऊपर पड़ी वो जानबूझकर नहीं की जाती हैं, लेकिन जो छल कपट है वो जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से धोखा देने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो इनको पकड़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये प्लानिंग के साथ किए जाते हैं। छल कपट में बता रहे हैं। छल कपट जैसे मैंने आपको बताया जानबूझकर की गई गलतियां हैं। 3 प्रकार का गबन होता है, रोकड़ का गबन, माल का गबन, हिसाब किताब में गड़बड़ी। पहला है इसमें रोकड़ का गबन। रोकड़ का गबन किस प्रकार से किया जा सकता है? धन की असाधारण प्राप्तियों को हजम कर जाना, हिसाब में न दिखाना। बिक्री को हिसाब में न दिखाकर आए हुए धन का गबन करना। बिक्री या वापसी की शर्त पर या वीपीपी डाक से भेजे गए माल के संबंध में आई हुई रकम को जेब में डालकर माल को वापस किया हुआ दिखाना। ग्राहक के लेखों में छूट, वापसी, अप्राप्त धन इत्यादि काल्पनिक प्रविष्टियां दिखाकर प्राप्त रकम को अनुचित रूप से रख लेना। इधर की प्राप्ति उधर दिखाना। चेक और अन्य विनिमय साध्य लेख पत्रों को गायब कर देना। संस्था द्वारा प्राप्त आय का गबन करना। झूठे दान और चंदे की रसीद दिखाना। पुराने माल को बेचकर प्राप्त राशि को पुस्तकों में न लिखना। डूबत ऋण प्राप्ति को न दर्शाना। झूठे क्रय और खर्चों की झूठी रसीदें बनाकर रोकड़ का गबन करना। मजदूरी सूचियों में मजदूरों के फर्जी नाम जोड़ देना। ये कई तरीके के मेथड बताए हैं इन्होंने जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति कैशियर रोकड़ का गबन करता है। इसके बाद जो है आपके माल के गबन कैसे होते हैं वो बता रखा है। माल का गबन होता है आयकर या बिक्री कर बचाने के लिए माल का गबन किया जाता है। व्यापारिक प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर से व्यापार की सही स्थिति छुपाने के लिए माल का गबन करते हैं। लाभ पर दी जाने वाली कमीशन में बढ़ोतरी के उद्देश्य से व्यापार के संभावित विक्रय से लाभ उठाने के लिए लाभांश की दर को स्थायी रखने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए गबन किया जाता है माल का। कैसे करते हैं इसको? संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन ना दिखाना या कम या अधिक दिखाना। संपत्तियों या दायित्वों का कम या अधिक मूल्यांकन करना।
तो ये इस तरीके से आपके जो है गड़बड़ी की जाती है ये। तो ये 3 उद्देश्य थे इसके अंकेक्षण के, तीनों करवा दिए मैंने। मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और तीसरा है अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्यों में आएंगे कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव। ये अन्य उद्देश्य आपका अलग से दे रखे, इसमें काफ़ी सारे उद्देश्य और भी हैं। अन्य उद्देश्यों में कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना। ऑडिट करने से कर्मचारी अपने काम जो है ईमानदारी से करते हैं, सरकारी अधिकारी संतुष्ट रहते हैं। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जरूरी है ऑडिटिंग करना। तो ये यहाँ तक आप चैप्टर लर्न कर लेना।